दोस्तों, आपका स्वागत है लाइव विद इन टॉक शो में। लक्ष्मण सिंह भंडारी आपका होस्ट आपका स्वागत करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन में आपका स्वागत है। आज हम पूरा वर्ल्ड योगा डे को मना रहा है और इसके लिए मैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी भारत की इस पद्धति को, भारत के इस योग को इंटरनेशनल मंच पर इस वाइडली इतने बड़े लेवल पर खड़ा कर दिया है। आज पूरा विश्व जो है हमारे योग गुरु की तरह भारत को देखता है। उसके लिए मैं मोदी जी का और सभी योग गुरुओं का मैं सादर उनको प्रणाम करता हूं, उनका आदर सम्मान करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ इस लाइव शो में बहुत ही महान हस्तियां हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको कि हमारे साथ जो जुड़ने वाली हस्तियों में डॉक्टर सुरेंद्र कटोच जी हैं। कटोच मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम लाइव विद इन टॉक शो में। थैंक यू। कटोच मैम लगभग पिछले 30 साल से भी ज्यादा टाइम से योगा में, आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में और होलिस्टिक हीलिंग में अपने सर्विसेज दे रही हैं। लाखों लोगों को उन्होंने ट्रीट किया है। कई सारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, 1-to-1 सेशन बहुत उनके लगते हैं। उनका जो कटोच होलिस्टिक हेल्थ सेंटर है सफदरजंग एनक्लेव में, वो बखूबी उनको चला रही हैं, बहुत लोगों की सेवा करती हैं। बहुत सारे सेंटर्स में मैंने भी एक कैंप लगाया था, उसमें भी कटोच मैम ने अपनी सेवाएं वहां पर दी थी। कटोच मैम फाउंडर डायरेक्टर हैं कटोच होलिस्टिक हेल्थ सेंटर के, आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट हैं लाइफस्टाइल कंसल्टिंग एंड साइको काउंसलिंग की। तो मैम, आपका लाइव विद इन टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अगले जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं, हमारे वो स्पीकर स्वामी आशुतोष जी महाराज हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष सर भी लगभग 30 सालों से योगा फील्ड में हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि तिहाड़ जेल में आशुतोष सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आशुतोष सर तिहाड़ जेल के जो कैदियों को योगा टीचर बनाते हैं। 12 साल से लगभग तिहाड़ जेल में जो है वो कैदियों के साथ, उन अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनका कैंप लगाते हैं, उनको रेगुलर उनको योगा की टीचिंग देते हैं ताकि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। तो हम जरूर जानेंगे कि योगी जी इस चीज को कैसे करते हैं और कैसे उन्होंने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की। योगी जी जो है योगा के बहुत रिनाउंड योग गुरु हैं, फाउंडर हैं वैदिक वेलनेस फाउंडेशन के, स्पिरिचुअल हीलर हैं, सिद्धा के एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेदा के एक्सपर्ट हैं, नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं, होलिस्टिक थेरेपीज में उनको महारत हासिल है और योगा के टीचर का जो उनका कैंप है वो रेगुलर इनका चलता है। तो योगी जी हमारे साथ इस लाइव शो में और आज के इस खास दिन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी हम आगे चलते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए तीनों हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम लोग जानेंगे बारी बारी से। पहले मैं कटोच मैम से के पास जाना चाहूंगा। कटोच मैम, होलिस्टिक हेल्थ सेंटर आपको योगा में है और इसमें आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो योगा के बारे में एक छोटा सा एक ब्रीफ मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, योग जो है, योगः समत्वम उच्यते, सम रहना सिखाता है। और जब किसी को योग की प्रैक्टिस में आना हो तो मेरे दृष्टिकोण से मैं हमेशा अष्टांग योग को बहुत महत्व देती हूँ, क्योंकि अष्टांग योग की शुरुआत हमारी वैल्यूज से होती है और यही जो वैल्यू एजुकेशन है वो आजकल खत्म हो रही है। तो यही जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से अगर हम यम से शुरू होकर समाधि तक का सफर शुरू करें, योग में जाते हैं और योग के हर पहलू को समझकर उसको जीवन में उतार कर जब हम ये योग करते हैं तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर जा सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। मैम, एक क्वेश्चन मैं आपको से जानना चाहूंगा कि आयुर्वेदा एंड योगा, इट टॉक अबाउट द होलिस्टिक हेल्थ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या? इसमें योगा को और होलिस्टिक हेल्थ को कैसे आप कंबाइन इसको आप करती हैं मैम? देखिए, आयुर्वेद और योग ये दोनों ही बहुत हजारों साल पुराना ज्ञान है और दोनों के दोनों होलिस्टिक हेल्थ की तरफ लेके जाते हैं। जब हम होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं तो हेल्थ एज अ होल, संपूर्ण स्वास्थ्य।
तो संपूर्ण स्वास्थ्य मीन्स आयुर्वेद और योग दोनों जो बात करते हैं वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। जी आयुर्वेद में पूरा ज्ञान है कि हम ये चारों के चारों स्वास्थ्य पर काम क्या करें, कैसे करें, किन चीजों का ध्यान रखें, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, ये पूरी एक डिटेल स्टडी आयुर्वेद में है। और उस ज्ञान को लेकर उसमें जब हम योग जोड़ देते हैं तो योग भी जी संपूर्ण स्वास्थ्य का बात करता है। तो योग एक जी बहुत बड़ा टूल बन जाता है। आयुर्वेद का ज्ञान और योग इन दोनों को जोड़कर जब हम चलते हैं तब हमारा एक वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो वाह, ट्रांसफॉर्मेशन हमें संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक की ओर लेके जाता है। और जी प्रत्येक के लिए एक डिटेल है कि शारीरिक स्वास्थ्य कैसा पाया जाए, मानसिक कैसे, सामाजिक कैसे और आध्यात्मिक कैसे। इन सब का एक ज्ञान है भी। इन इन चीजों पर हमें काम करना चाहिए जिससे कि हमें संपूर्ण स्वास्थ्य मिले। और चारों चीजों के लिए एक सामान्य ज्ञान भी है जो कि चारों पर एक साथ काम करेगा। और वो हमारा आयुर्वेद का त्रय उपस्तंभ, जी 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ, जिसे हम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के 3 स्तंभ हैं, 3 खंबे हैं जो जी हमारे हमेशा मजबूत रहने चाहिए, तब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर जाते हैं। ये है जी आयुर्वेद और योग का। और इसके ऊपर मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, एक कोर्स जी नेम्ड एज आईएसओ, आयुर्वेदिक एंड योगिक स्टाइल ऑफ लिविंग, आयुर्वेदिक जी एवं योगिक जीवन शैली। दिस इज व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ। वाह मैम, ये तो आपने बहुत ही अच्छा वो किया है लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आपने, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है और ये कोरोना का पेंडेमिक का जो सिचुएशन है और इसमें तो ऑनलाइन का बहुत महत्व है, सभी लोगों ने समझा है इसको। मैम इसमें एक और है हमारा कि हाउ कैन आइसोल आयुर्वेदिक एंड योगिक स्टाइल ऑफ लिविंग एक्टिवेट आवर ओन हीलिंग पावर। तो ये कैसे आप इसको आप देखती हैं? देखिए, हमें अपनी, हम कहते हैं कि यूजुअली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो किसी ना किसी डिस्कम्फर्ट या डिजीज के साथ आते हैं। जी वो आके वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेदा फिजिशियन हूँ, तो रोगियों की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं उनके रोग के लिए कोई दवा लिख दूं, तो दवाइयों पर वो जाना चाहते हैं। लेकिन जी मेरा हमेशा ये होता है, पिल इज नॉट द आंसर, गोलियां आंसर नहीं है। आप जी अपने रोग को कभी किसी हद तक आप स्वयं उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि जी रोग को पैदा करने वाले भी आप ही हैं। जी तो इसीलिए हीलर भी आप ही बन सकते हो, जी लेकिन उस पर हमें काम करना जरूरी है। तो यहाँ पर आता है आयुर्वेद का रूल ऑफ 4-4-4। 4 चीजों के लिए 4 चीजों की जरूरत है। तो 4 चीजें क्या चाहिए हमें? हमें 4 प्रकार का स्वास्थ्य चाहिए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद की स्वास्थ्य की परिभाषा ही यही है। जी समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये स्वस्थ की परिभाषा है। तो इस जी परिभाषा के हिसाब से हमें 4 प्रकार का स्वास्थ्य चाहिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक। इन चारों में से अगर एक भी किसी में मिसिंग हो उसको हम स्वस्थ नहीं बोलते हैं, वो स्वस्थ जी नहीं है व्यक्ति। तो जी स्वास्थ्य डजंट मीन दैट एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। आपको कोई रोग नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। आपके पास ये चारों चीजें होनी चाहिए, तभी आप वेलनेस की कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। तो ये 4 चीजें पाने के लिए हमें 4 चीजों पर ही काम करना जरूरी है। और वो जी 4 चीजें हैं आहार, विहार, आचार और विचार। जी तो आहार मतलब खान पान, विहार मतलब हमारा डेली शेड्यूल, जी कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, और उठने से लेके सोने तक सारे दिन में हम कर क्या रहे हैं, वो जी सारा कुछ हमारे विहार में आता है। तीसरा है आचार। आचार मीन्स जी हमारा आचरण, हमारा कंडक्ट, हमारी वैल्यूज। और चौथा है विचार, हमारी थॉट्स। तो हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तब भी हमें इन चारों पे काम करना होता है। जी हम अगर रोगों से रोकथाम चाहते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं तब भी हमें इन 4 चीजों पे काम करना होता है। जी अगर हमें कोई रोग हो गया तो उस रोग का कारण
वो भी इन 4 चीजों में से ही किसी चीज में होता है कि जी कहीं आपने गड़बड़ी की जिसके कारण आपका रोग हुआ, तो रोगों का जी कारण भी यही 4 चीजें हैं। और अगर रोग हो गया, उसकी अब चिकित्सा करनी है, तो चिकित्सा भी ये 4 चीजों से होती है कि जहां आपने गलती की, जिसमें गलती की उसको करेक्ट करो। जी आहार में, विहार में, आचार में, विचार में जहां गलती की उसको करेक्ट करो। इसीलिए हम लोग कॉजेस को ढूंढते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में क्लियर कट लिखा है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। जी तो क्रिया मतलब चिकित्सा, संक्षेपतः मीन संक्षेप में। तो इन समरी चिकित्सा क्या है? चिकित्सा है निदानों का परिवर्जन, कारणों जी को छोड़ना, वो चिकित्सा है। क्योंकि कारण से ही कार्य होता है, कॉज जी होगा तो इफेक्ट होगा। तो जी हम अगर कारण सही दृष्टिकोण से ढूंढ लें, उन कारणों को छोड़ दें, तो हमारी चिकित्सा का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब जब हमने इतना काम कर लिया, उसके बाद हम अपनी हीलिंग पावर को एक्टिवेट करें। इस हीलिंग पावर को एक्टिवेट करने के लिए पहले हमने कारणों को छोड़ा, उसके बाद अपने ऊपर काम करना शुरू किया। अपने ऊपर काम तो तब कर सकते हैं ना जब हमारे पास समय हो। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, दशमांश जो दान में देते हो, वो पैसे का नहीं, समय का भी कीजिए। और वो समय दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी कीजिए। क्योंकि ये जिंदगी आपको मिली है, ये आपकी जिंदगी जी किसी और की नहीं है, ये बिल्कुल सही। आपकी है। तो इस जीवन को संभालना हमारा दायित्व है, हमारा कर्म है। कर्मसु कौशलम, यही योग है। तो कर्म अपने ऊपर तो करें। अपने ऊपर कर्म तब कर सकते हैं जब हमारे पास समय हो। वो समय कहता है कि लिसन टू योर ओन सेल्फ, अपनी आवाज को सुने। अपनी आवाज कैसे जी सुनेंगे? जब आप अपने अंदर जाएंगे ही नहीं तो आवाज कैसे सुनेंगे? और जाने के लिए समय चाहिए। समय चाहिए। इसी में श्री अरविंद जी की फिलॉसफी आती है, लाइफ इज योगा, जिंदगी योग है। तो इसीलिए हमारा उठना बैठना, खाना पीना, काम करना, इन सब के तरीके हमारे योगिक होने चाहिए। तो जब हम अपने अंदर की आवाज सुनना चाहते हैं, तो 1/10 ऑफ 24 आवर्स अपने आप को दें। मतलब 2.5 से 3 घंटे प्रतिदिन वर्किंग डेज में हमारे अपने होने चाहिए। उसमें क्या करना है? योग का मतलब है यूनियन। तो जी यूनियन डेवलप करना है किसमें? जीव में। जीव इज लाइफ। और लाइफ की परिभाषा आयुर्वेद में क्या है? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा का संयोग इज इक्वल टू जीव। जी तो 4 चीजों का संयोग है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, मीन्स बॉडी, ऑर्गन्स, माइंड एंड सोल। जी तो हमें डेवलप करनी है इन चारों में हार्मनी, तालमेल। जब इनमें तालमेल चारों में आ जाएगा, हार्मनी विद इन बॉडी, ऑर्गन्स, माइंड एंड सोल, इन चारों में जब तालमेल आएगा, तब हमारा सफर शुरू होता है अपनी हीलिंग पावर को एक्टिवेट करने का। और ये से पहले आहार विहार आचार विचार से होता है, फिर अपने ऊपर काम करने से होता है। ये काम में योगा एक सबसे बड़ा टूल बनता है। तो योग में अष्टांग योग, यम से शुरू होकर समाधि तक, जो यम और नियमों का प्रतिदिन पालन करने से हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में, आसनों का प्रतिदिन पालन करने से हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में, प्राणायाम का प्रतिदिन सेवन करने से हमारी ब्रेथ हमारे कंट्रोल में। तो माइंड, बॉडी, ब्रेथ, हमारे प्राणायाम 4th क्लास तक ये तीनों चीजें हमारी कंट्रोल में आ गई रेगुलर प्रैक्टिस से। फिर आ गया हमारा प्रत्याहार। जी प्रत्याहार इज कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स। तो जब तक हमारा माइंड, बॉडी, ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं होगा, हम सेंस ऑर्गन्स पे भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सेंस ऑर्गन जी मीन्स अपने अंदर अपने ध्यान को लेके जाए। अब आप अंदर को फील करें, दैट इज फीलिंग योर इनर साइलेंस। तब शुरू होता है हमारा मेडिटेशन का सफर, जो है धारणा, ध्यान और समाधि। मेडिटेशन जी हमारा यम से ही शुरू हो जाता है, आसनों में भी होता है। मेडिटेशन अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो इट इज फोकस। तो आसन भी अगर करते हैं, दिन मांसपेशियों की क्रिया कर रहे हैं, अगर वहां ध्यान आपका नहीं है तो वो लाभ भी नहीं होता। तो इसीलिए फोकस तो हर चीज में हमारा होना जरूरी है।
तो इस दृष्टिकोण से जब करते हैं तब हमारा अपने अंदर तालमेल शुरू होता है। फिर हमारी शरीर हमारी भाषा को सुनना शुरू कर देता है और हमारा हमारे ही शरीर पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। फिर हम हार्मनी की तरफ जाते हैं और तब ये हार्मनी डेवलप होती है। जब ये हार्मनी डेवलप होगी तब हम हीलिंग पावर पे काम करते हैं। हम खुद कमांड दे सकते हैं अपनी बॉडी को। जैसे मेरे पास एक पेशेंट था जो राइटर्स क्रैम्प का, उसके हाथों में बहुत ट्रेमर्स थे, कांपते थे बड़ी बुरी तरह। 35 इयर्स की एज थी और वो सीए था। उसको जब मैंने पूरा, क्योंकि हम प्रकृति परीक्षण करते हैं व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक संगठन की पूरी स्टडी करके, फिर मैं एक होलिस्टिक हेल्थ प्रमोटिंग गाइडलाइंस देती हूँ। ये पूरे काम करने को 4 या 5 दिन लग जाते हैं। तो उसको ये पूरा प्रोग्रामिंग देने के बाद, सारे उसके कारण स्क्रूटनाइज करने के बाद, फिर उसको मैंने योगा और पंचकर्मा इन दोनों में साथ में डाला। तो 1 महीना साथ में वो पूरी क्लास ली उसने। उसमें मैं खुद देख के हैरान हूँ कि जब मैं उसको शवासन में ले जाके और होल बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स करा रही हूँ, तब मैं उसको बोल रही हूँ कि अब जब हाथों पे मैं आई तो उसके हाथ बड़ी बुरी तरह कांप रहे थे। तो मैंने उसको बोला अब आप स्वयं कमांड दीजिए अपने हाथ को, रुक जा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि उसके हाथ रुक गए, वो ट्रेमर्स खत्म हो गए। दैट मीन्स हमारे अंदर कितनी पावर है, बट हम उस पावर को महसूस नहीं करते। उस महसूस करने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना जरूरी है। काम करने से पहले हमें अपने आप को जानना जरूरी है कि मैं जी कौन हूँ। जी बिल्कुल मैम। नो, जिसको नो दाई सेल्फ टेस्ट कहते हैं, अपने आप को जी जाने आप क्या। तो ये तरीका होता है जिससे ग्रेजुअली हम आयुर्वेद और योग दोनों को जोड़ के, ये जी ज्ञान इज अल्टीमेट फॉर हेल्थ एंड तो अल्टीमेट मैम फॉर मैन। जी, तो ये मैम जो आइसोल है, जो आइसोल का अगर बात करते हैं तो ये डेली रूटीन में इसको फॉलो करना चाहिए इसको, यस बिल्कुल, और बहुत इसका डेली आसान है। रूटीन में। जी यस बहुत आसान है। अब क्या है कि जैसे जी मैंने कहा कि ये आयुर्वेदिक एंड योगिक स्टाइल ऑफ लिविंग हमारे जिंदगी का एक अंश बनना चाहिए प्रतिदिन। जी पहले जी इस ज्ञान को लें, फिर इस ज्ञान पे काम करें। अब इसमें चाहिए क्या, आपको समय चाहिए इसके ऊपर काम करने जी के लिए। तो अब समय कैसे करेंगे, आपके पास 24 घंटे हैं। हमारे पास हर चीज के लिए समय होता है, लेकिन हमारे पास अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं होता। ये नहीं चीज होता। हमारे स्पेशली हम लोगों में, इंसानों में बहुत गलत है। क्योंकि हेल्थ जी इज वेल्थ, हेल्थ है तो बिल्कुल, धन भी कमा सकते हो, दैट लेकिन इज हम वेल्थ राइट, उसी पर तवज्जो नहीं देते। तो हमारे नहीं पास देते। 24 घंटे हैं। 24 घंटों में से आप ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे रखिए अपने वर्क प्रोफाइल के लिए। ये मैं मैक्सिमम लिमिट बोल रही जी हूँ। रेंज होनी चाहिए 6 to 10 आवर्स। 6 घंटे जी से लेकर 10 घंटे का टाइम आप अपने वर्क प्रोफाइल के लिए रखिए। अगर आप जी बिजनेस में हैं या सर्विस में हैं या हाउस वाइफ हैं या बच्चे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका डेली शेड्यूल का वर्क है, उसके लिए 10 घंटे रखें। मोर देन इनफ है। अगर जी इससे ज्यादा भी आप जाएंगे, इसका मतलब आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, आप सही ढंग से काम नहीं नहीं कर रहे। जी 10 घंटे 24 घंटों में से आपने अपने काम में निकाल लिया। उसके जी बाद एक अडल्ट को 6 से 8 घंटे की रात की नींद जरूरी है। तो हम एवरेज 7 घंटे लगा लेते हैं। 7 घंटे रात की नींद। आजकल तो नींद ही सारा गड़बड़ा गई है ना, डेप्रिवेशन ऑफ स्लीप में जाते हैं लोग, बहुत कम सो रहे हैं। राइट वो गलत है। आयुर्वेद तो कहता है जी निद्रा अर्ध रोगाना। आपको अगर कोई रोग है, उसकी 50% ऑफ द ट्रीटमेंट इज प्रॉपर नाइट स्लीप, रात जी की निद्रा, दिन की नहीं। सो हम एवरेज 7 घंटे मान के चलते हैं कि हमने 7 घंटे सोना है रात। तो 10 और 7 17 घंटे हुए। 17 जी घंटे में से वर्किंग डेज में आप 3 घंटे आप अपने लिए निकाल रहे हो, जिसपे आपने अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक लेवल पर काम करना है, जो काम कि केवल मात्र आपका समय है। वो किसी का समय नहीं है। ना वो मोबाइल में जाएगा, ना वो घर के कामों में जाएगा, ना बीवी बच्चों में जाएगा, किसी में नहीं। वो केवल मात्र जी आपका समय। तो 3 घंटे वो निकालिए। तो 24 घंटों में से 10 घंटे हमने ऑफिशियल वर्क पे रखे, 7 घंटे हमने नींद रखा, 3 घंटे हमने पर्सनल टाइम रखा, फिर भी जी हमारे पास 4 घंटे बच जाते हैं। फिर भी बचते हैं 4 घंटे। तो इस तरह से अगर हम टाइम मैनेजमेंट ढंग से कर लें, तो हम ये आईएसओ जो आयुर्वेदिक एंड योगिक स्टाइल ऑफ लिविंग में
अपने ऊपर काम करने की जो बात की हम बखूबी कर सकते हैं। उसमें क्या है, डेफिनेटली आपको वर्कआउट करना है। आपको 30 to 45 मिनट्स सुबह और 1 घंटा शाम, इस तरह से जी एवरेज मान के चलिए 1.5 से 2 घंटा तो आपका वर्कआउट है। उस वर्कआउट में आप चाहे वॉक कीजिए, चाहे योगा कीजिए, चाहे डांस कीजिए, चाहे जिम कीजिए, चाहे गेम्स खेलिए, चाहे गार्डनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, स्किपिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, दैट इज वर्कआउट। तो ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटा पूरे ये 24 घंटों में से इतना समय हमारा वर्कआउट है, जो हमारी, क्योंकि लाइफ बहुत सेडेंट्री हो गई है आजकल, सारा जी दिन बैठे रहने का काम है। अगर जी रसोई घर के भी काम है तो सारी मशीनें आ चुकी हैं हर चीज के लिए। तो इसीलिए 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट हमारा प्रतिदिन जरूरी है इन 24 घंटों में से। तो 1.5 घंटा हमने इधर निकाल दिया। फिर है जी हमारी सेल्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए और अपने ज्ञान वर्धन के लिए, स्वाध्याय के लिए ऐसे जी शास्त्रों का अध्ययन जिससे हम अपनी ह्यूमन लाइफ को मीनिंगफुल बना सकें। चाहे आप उसमें अपनी पूजा ले लीजिए, और अगर आप किसी धर्म या पूजा को नहीं मानते तो ऐसे टेक्स्ट उठाइए, स्क्रिप्चर्स उठाइए, दर्शन शास्त्र पढ़िए, कुछ भी। बट हमें अपनी नॉलेज को अपडेट करना है और अपने अपडेट करना। स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना है और ज्ञान जी वर्धन करना, एकेडमिक्स का नहीं, जिंदगी का, जीवन के जी प्रति। सो आधा घंटा आपने इसके लिए निकाल दिया, तो 1.5 घंटा प्लस 2 घंटा ये हो गया। उसके बाद 1 घंटा आप वो काम कीजिए जो आपकी जिंदगी के इंटरेस्ट है। ये जो जिंदगी की रफ्तार हमारी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, धीरे धीरे हम वो भूल जाते हैं और वो हमारे चैप्टर से निकल जाते हैं। किसी को डांसिंग का शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को लिखने का शौक है, किसी को कविताओं का शौक है, किसी को खेलने का शौक है, किसी को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का शौक है, कुछ भी, कोई भी, किसी को वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाने का शौक है, कुछ भी हो, जी अपने शौक मत छोड़िए। जी क्योंकि ये जो शौक है हमारे, ये हमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा देते हैं, एक हैप्पीनेस मोड में जाते हैं। तो इसीलिए ये हैप्पीनेस मोड में रहना बहुत जरूरी है। तो इतना सा काम कि हमने जी 1.5 घंटा हमने वर्कआउट में दिया, आधा घंटा हमने अपनी जो नॉलेज को अपडेट करने के लिए उसमें दिया, और 1 घंटा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। जिसको म्यूजिक का इंटरेस्ट है उसको गाने में इतना आनंद आएगा, जिसको सितार बजाने का इंटरेस्ट है उसको सितार में इतना आनंद आएगा। जैसे मुझे खेलने में है, आई एम स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं रोज शाम को 1-1.5 घंटा हम बैडमिंटन खेलते हैं। हमने अपना जी ग्रुप बनाया हुआ है यहाँ जहाँ हम रहते हैं। सो हमें उसमें आनंद आता है, अभी हमें उतना टाइम निकालना ही निकालना। सो जी ये तो लाइफस्टाइल में आयुर्वेदिक आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ अपने आप डेडिकेट करना ही पड़ेगा आपको, और उसके लिए जब आप किसी करना के लिए ही डेडिकेट पड़ेगा। करते हैं तो टाइम अपने आप ही आप निकालते हैं उसके लिए। और इसको बड़े आराम से, बहुत आराम से जी ये टाइम निकल जाते हैं। तब जी निकलेगा अगर आप वक्त पे उठोगे। जी अगर आप उठोगे ही 8 बजे, फिर आपके पास कोई समय नहीं, जी क्योंकि 6 बजे के बाद तो उठने का टाइम ही नहीं है, वो तो कफ का काल हो जाता है, शरीर में भारीपन आएगा। तो जी हर हाल में सुबह 6 बजे से पहले उठना है। 4 और 6 बजे के बीच में हमारा उठने का टाइम होना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कहा गया उठने के। तो जी ब्रह्म मुहूर्त है उल्टा सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। जी आजकल तो 5-5:30 बजे सूर्योदय हो जाए, तो 4 बजे उठने का टाइम। अगर चलो वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम ये जरूर कीजिए कि 6 बजे से पहले पहले उठ जाए और रात को 10 बजे से पहले पहले सो जाए। जी। तो अगर हम आजकल ये लाइफस्टाइल करेंगे वैसे भी मैम बहुत चेंज हो गया है लोगों का। कोरोना की यस वजह से सब वो लोग घर पर ही है, तो उनका लेट नाइट काम करना और लेट मॉर्निंग में उठना वो काफी डिसबैलेंस हो गया है। उनके लाइफ के रूटीन्स बहुत वो हो गए हैं, क्योंकि ऑफिस भी नहीं है आजकल। दिस इज अ डिजास्टर। क्यों जी हम रात को काम करते हैं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया। जी क्योंकि मैं अगर अपना देखूं, मैं भी इसी युग में जीती हूँ। जी। हमारे घर में कोई रात को नहीं जागता, क्योंकि बचपन से कभी आदत ही नहीं डाली इनको रात एक को रूटीन जागने आपने बना लिया, एक हैबिट अपनी की। लाइफस्टाइल में उसको ऐड कर लिया आपने। क्यों रात को जागते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्यों लोगों को ये समझ नहीं आता कि रात को जागना रोगों को बुलावा देना है। आजकल जितनी भी इनक्योरेबल डिजीजेस आ रही हैं, जितनी जी भी, और जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ रही हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीजेस,
स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मैक्सिमम हम लोग करते हैं। इनक्योरेबल डिजीजेस, कैंसर हो गया, सारे बिहेवियर चेंजेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इनका वन ऑफ द मेजर कॉज इज रात्रि जागरण। ये रात बहुत को इंपॉर्टेंट जागना। बात कही है मैम आपने, रियली वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। दर्शकों आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का रीजन हमारी लाइफस्टाइल होती है, इसके बारे में मैम बता रही है। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियोस को, इस टॉक शोज को आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। जो इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, जहां इतने हाईली एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। कटोच मैम, योगी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी अपने अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं, पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस है, जहां आपको ये बिल्कुल परोस के दे रहे हैं। आपको उनको फॉलो और ध्यान से सुनना चाहिए। मैम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन हमारा और भी है कि एलोपैथिक से रिलेटेड वो है, मैं वो भी जरूर इसको लेना चाहूंगा। आप बहुत विस्तार से, बहुत डीपली इसको बता रहे हैं, रियली अप्रिशिएट। आई एम श्योर कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा मैसेज आगे देगा लोगों को, और लोग इसको जरूर फॉलो करेंगे और अपने लाइफस्टाइल की जो चीजें हैं, वो लोग हैं जो रूटीन्स हैं, उसके लिए लोग सीखेंगे हमारे इस वीडियो से, इस टॉक शो से। तो जो हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन जो आयुर्वेद, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स देते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर देते हैं, डू एंड डोंट्स वगैरह होते हैं रिगार्डिंग फूड का, हो गया कि भी आप ये लीजिए वो ना लीजिए। एलोपैथिक डॉक्टर का अलग वो होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर का अलग वो चीजें हो जाती है। तो उसको कैसे इसे हाईलाइट करना चाहेंगे, इसके कैसे आप इसमें इसमें बताना चाहेंगे मैम? क्योंकि एलोपैथी की अलग थेरेपी है और आयुर्वेदिक अलग थेरेपी है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अलग है। हम भी जानते हैं कि एलोपैथिक में जो है जरूर साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई भी ये प्रूवन है, लेकिन आयुर्वेदिक में हमने साइड इफेक्ट्स नहीं देखे हैं अभी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, योग के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये भी एक मिथ है। कोई जी भी चीज अगर आप गलत तरीके से करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, हाँ, नहीं, चाहे वेरी वो ट्रू। भोजन ही क्यों ना हो। ठीक जी है ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। यस, जहां तक ये फूड की बात है, आयुर्वेद जो है फूड को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, जी क्योंकि आहार को एक पिलर ऑफ हेल्थ माना है आयुर्वेद। जी हमारे स्वास्थ्य का स्तंभ है आहार। जी और हम जो आयुर्वेदिक, जैसे मैं एक शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जब डीएनएचई कोर्स किया, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इग्नू जी से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, जी। उसका बेस खाना था। तब ओ, मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में मेडिकल ऑफिसर थी। तो मेरे पास एक पेशेंट आया जो हार्ट पेशेंट था, इस्चेमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट था। उसने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो मैंने उसको दही बंद कर दिया। मैंने ओ, कहा दही मत खाइएगा, और एक दो चीजें और बोल के, तो वो कहता पूरी लिस्ट बनाइए। तो मैंने उसको डाइटिशियन के पास भेज दिया, जो मोरारजी जी देसाई की मैडम मंजोत हैं डाइटिशियन, उनके पास भेज जी दिया। डाइटिशियन से वो डाइट चार्ट लेके आया, जी और वो डाइट चार्ट, वो पेशेंट कंफ्यूजन में चला गया और वो मेरे पास वापस आ गया। वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपने कहा दही बंद करो, और मुझे डाइट चार्ट में लिखा है सुबह शाम दही, सुबह और शाम दोनों टाइम दही खाओ, मैं क्या करूं? जी पेशेंट कंफ्यूजन में चला गया। अब यहाँ ये बात आती है कि आयुर्वेदिक, बाद में फिर डाइटिशियन के साथ हमने डिस्कस किया, हम दोनों की बहुत हेल्दी हेल्दी डिस्कशन हुई। मैंने उससे जी पूछा भी आपको पता है वो पेशेंट इस्चेमिक हार्ट डिजीज का है, आपने दही उसको क्यों लिखा? जी रीजन, लॉजिक बताओ। तो एक लॉजिक केवल मात्र एक ये आता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स में जो गुड बैक्टीरिया है, वो एक कॉज होता है। गट के लिए कर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने मुझे प्रश्न किया कि आपने उसको दही बंद कर दिया, उसका लॉजिक बताएं। तो जब हम आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स की बात करते हैं, तो हम प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स इसको नहीं लेते। आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स में ये शब्दावली ही नहीं है। हमारे जाते हैं गुणों के आधार पर, वात पित्त कफ के गुण और टेस्ट, इनके आधार पर हमारी आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स जाती है। तो दही में एक गुण होता है जिसको कहते हैं अभिषेंदी गुण। अभिषेंदी मीन्स इट हैज द प्रॉपर्टी टू ब्लॉक द चैनल्स ऑफ द बॉडी। तो जितने भी रोग ब्लॉकेज ऑफ चैनल से उत्पन्न होने वाले होते हैं, उन सभी रोगों में हम आयुर्वेदिस्ट दही बंद कर देते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीज
हमारी हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनकी ब्लॉकेज के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। तो ब्लॉक पहले ही हो रहा है, तो हम ऐसा खान पान दें जिससे ब्लॉक बढ़ेगा, तो फिर रोगी कैसे ठीक होगा? तो इसीलिए हम लोग एज एन आयुर्वेदिस्ट हम वो डाइट बंद कर देते। इस दही के चक्कर में मैंने पूरे 3-4 साल का एक डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन कर लिया टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन मॉडर्न डायटेटिक्स एंड आयुर्वेदिक डायटेटिक्स। एंड मुझे बोलने में ये कोई शर्म नहीं है, ये गर्व है कि मैंने जब दोनों डायटेटिक्स को स्टडी किया, आई रियली फाउंड आयुर्वेदिक डायटेटिक्स टू बी मोर साइंटिफिक एंड मोर लॉजिकल। वाओ, वंडरफुल। तो ये पूरा, और मैंने अपनी थीसिस जो बनाई है उसमें मैंने लिखा है ये, that I have found the Ayurvedic dietetics to be more logical and more scientific। तो आप रेगुलर रिसर्च वगैरह सब करते रहते हैं इन सब चीजों पर? यस बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि एलोपैथिक जब प्रेस्क्रिप्शन आती है तो उसमें कहीं मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, और हम केवल मात्र डाइट को चेंज के हम ट्रीटमेंट कर देते जी कि आपको ये प्रॉब्लम है, और हम डूज एंड डोंट्स पे जरूर जाएंगे, जरूर ही जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि आजकल जो मॉडर्न डायटेटिक्स में या कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग वाले डॉक्टर विमल छज्जर है, तो उनकी तो सारी बुक्स जीरो ऑयल कुकिंग पे है, ऑयल फ्री कुकिंग पे है। तो वो कहते हैं रिवर्सल ऑफ हार्ट इज, बट जब हम आयुर्वेदिक डायटेटिक्स देखते हैं तो हमारे तो डायटेटिक्स में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपके भोजन में स्नेह अंश का होना बेहद जरूरी है, आपको फैट्स लेने ही लेने हैं। इसीलिए घी का प्रयोग आयुर्वेद में एक रसायन माना है। आजकल लोगों ने घी खाना बंद कर दिया है। अब जी घी को बिल्कुल एलोपैथिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो फैट है, लेकिन जी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम गुणों के आधार पर चलते हैं। बिल्कुल। जब हम नहीं, हवन वैसे भी करते अगर हैं, आप, मैं थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि आप अगर गांव में देखें, अगर आप देहात में चले जाइए, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, अगर उत्तराखंड में तो हमारे यहाँ बहुत घी होता है और ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि घर में लोग बनाते हैं और खाते हैं। आप देखेंगे यस उनमें कोई फैट नहीं होता है और बहुत, दे आर वेरी हेल्दी। यस। तो हमारी इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए घी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि घी अग्निवर्धक, जी बलवर्धक, मनोशामक, मेधावर्धक, ये क्वालिटीज है घी की। जी मतलब आप देखिए, जब हम हवन करते हैं, हवन की अग्नि बुझने लगे, हम क्या डालते हैं? घी डालते हैं ना। घी डालते घी हैं, से अग्नि प्रज्वलित होती है। प्रज्वलित होती है। इसी तरह से हमारी जठराग्नि है, पेट की अग्नि, जी उसको प्रज्वलित रखने में घी का बहुत बड़ा रोल होता है। जी तो शारीरिक बल, मानसिक बल, ऑल मेंटल फैक्टर्स, इन जी सब को सही रखने में घी का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत लेकिन बड़ा। एलोपैथिक के दृष्टिकोण से वो बंद कर देते हैं। तो इस जी तरह से अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आ जाता है, जी उसको कहेंगे फाइबर खाओ। जी अब अब अगर हम कहेंगे चिकनाई लो, जी अब फाइबर में कोई चिकनाई नहीं है। नहीं पत्ते खाओ, सलाद खाओ, इनमें कोई चिकनाई नहीं है। हम नहीं कहेंगे दूध में घी डाल लो, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। जी क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मीन्स अंदर ड्राइनेस हो गई है, रूखापन हो जी रहा है। तो रूखेपन को दूर क्या करेगा? ऑपोजिट क्वालिटीज घी, जी चिकनाई। तो जी इसीलिए या कैस्टर ऑयल देते हैं, वो भी ऑयल है, चिकनाई है, या दूध में घी दे देते हैं, या हम कहते हैं प्रसाद बना के खा लो, दूध में जलेबी डाल के खा लो। जी तो चिकनाई का होना बेहद जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि आजकल हमारे पास ऐसे रोग आ रहे हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। जी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के माइलिन शीथ, जो एक नर्व है उसको कवर अप करती है माइलिन शीथ, वो सारी जी फैट की बनी होती है। फैट्स हम खाते नहीं, ब्रेन को फैट्स चाहिए। जी हम लोगों के घरों में टेबल पे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के की गोलियां पड़ी होती हैं, वो विटामिन वो खा रहे होते हैं, वो जी खा रहे होते हैं। पर ये नहीं समझ आती विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, जी फैट्स खाते नहीं और वो विटामिन खाते रहते हैं। क्या लाभ होगा उससे? कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। उल्टा जी एक्सेस विटामिन खा के हानि जरूर हो सकती है, लेकिन कोई हम्म। विशेष लाभ। इसीलिए हम लोग आहार पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। जी मनुष्य की क्या प्रकृति है, शारीरिक एवं मानसिक,
प्लस उसको क्या रोग है, उसकी क्या उम्र है, उसका क्या वर्कआउट है, तद अनुसार चाहे थेरेपेटिक डायटेटिक्स या नॉर्मल फूड जो घर में हम खाते हैं, उसके ऊपर आयुर्वेद बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है एलोपैथिक डायटेटिक्स और मॉडर्न डायटेटिक्स में और आयुर्वेदिक डायटेटिक्स में। जो हम डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें हमारा जो है, हम एज एन आयुर्वेदिस्ट बहुत ज्यादा डूज एंड डोंट्स में जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत एलोबरेट करके बहुत डिटेल में आपने समझाया। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को जो है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के जो डूड एंड डोंट्स का जो फार्मूला है या जो चीजें हैं वो क्यों की जाती है उससे जरूर समझ में आई होगी कि एलोपैथिक अपने आप में एक यूनिक थेरेपी है, इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है। आयुर्वेदिक में ऑब्वियस थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इस आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में जरूर मिलते हैं इसके, अगर आप उसको डेली रूटीन में लाइफ स्टाइल को अगर वो करते हैं जी, एक तो पॉइंट मैं आपको जरूर बोलना लॉन्ग टर्म अच्छा चाहूंगी, फायदा होता है उसका। ये भी एक मिथ है, ये जी, भी एक मिथ है कि आयुर्वेद समय लगाता है। अच्छा, ये मिथ है, मिथ है। इमरजेंसी अगर आ गई, बिल्कुल आपको अगर आपको हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन है, डेफिनेटली एलोपैथिक इज द जी, सुपीरियर वही एंड वही मेरे सुप्रीम। कहने का वही मतलब था। चाहे सर्जिकल कंडीशंस आ गई या जी, आपको इमीडिएट इमरजेंसीज आ गई, बिकॉज मैं इंटीग्रेटिव अप्रोच पर हमेशा काम करती हूँ। जी, ये भी दावा करना भी आयुर्वेदिस्ट हम सब कुछ कर देंगे, ये गलत है। हर एक जी, सिस्टम की अपने मेरिट्स अपने डीमेरिट्स दोनों होते हैं। तो जी, जहां तक इमरजेंसी है, सर्जरी है, यस। उसके अलावा स्पेशली आज तक आजकल के जितने रोग चल रहे हैं, जी, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर्स, उसमें अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा इज द अल्टीमेट, राइट, इट्स द। वंडरफुल, थैंक यू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद हम योगी जी के पास जाएंगे। बहुत देर से योगी जी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू योगी सर, आपको मुझे 2 मिनट और दीजिए। एक इज आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी सेम एज बोथ बिलीव इन 5 एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। तो ये नहीं सब चीजों से सारी चीजें आयुर्वेदा बिलीव करता है, नेचुरोपैथी भी बिलीव करता है। तो इसके बारे में आप कैन यू हियर मी? आपका हैंग्ड हो गया है। कैन यू हियर मी? मुझे आप सुन सकते हैं? आपका लक्ष्मण जी हैंग्ड हो गया है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कैन यू हियर मी लक्ष्मण जी? योर वीडियो हैज बिकम हैंग्ड सर। इस 5 एलिमेंट्स के बारे में आई एम ऑडिबल हाँ, मैम? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। आई एम ऑडिबल? सो यस मैम। अच्छा, तो आपका प्रश्न था कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दोनों ही 5 तत्वों पर विश्वास करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो क्या ये सेम है या डिफरेंट है? जी, दे आर एंटायरली डिफरेंट। आयुर्वेद एक वैदिक ज्ञान है, जी, अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, और कई हमारे आचार्यों ने आयुर्वेद को 5वां वेद भी माना है। तो पूरा एक वैदिक ज्ञान है, इंडियन हेरिटेज है। पहली बात, नेचुरोपैथी इंडियन हेरिटेज नहीं है, ये जर्मनी से आया हुआ ज्ञान है। और एक होम्योपैथी डॉक्टर, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया था 80s में। तो 1857 या ऐसे सन था जब उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो ये ज्ञान जर्मनी से आया हुआ ज्ञान है, ये हमारा वैदिक ज्ञान नहीं है। मानते वो 5 तत्वों पे है, लेकिन फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है। ये आयुर्वेद एक पूरा एक, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ, इट टीचेस अस हाउ टू लिव। आयुर्वेद हैज द प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्योरेटिव एस्पेक्ट। एंड आयुर्वेद जो है वो 5 तत्वों के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, आहार विहार, आचार विचार, पंचकर्मा, हमारे सारे जो रोग हैं, रोगों के चिकित्सा जो है वो केवल मात्र ये 5 तत्वों को लेके नहीं है। औषधियां भी हैं, रसायन जी, भी है, रस औषधियां भी हैं, हर्बल मेडिसिन भी हैं, पंचकर्मा भी है। सो आयुर्वेद इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अष्टांग आयुर्वेद है, 8 अंग है जी, आयुर्वेद, जिसमें काय चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा है, जी, शालाक्य INENT है, पीडियाट्रिक्स है, भूत विद्या भी है, देन रसायन है, बाजीकरण है। सो आयुर्वेद इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आयुर्वेद इज नॉट एट ऑल इक्वल टू नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी की डायटेटिक्स और आयुर्वेदिक डायटेटिक्स कहीं मेल नहीं खाती है।
बिकॉज नेचुरोपैथी की डायटेटिक्स आपको मेनली रॉ पे लेके जाती है, आपको फ्रूट्स पे लेके जाएंगी, आपको रॉ वेजिटेबल्स पे लेके जाएंगी, जबकि आयुर्वेद इन पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। जी तो आयुर्वेद की डायटेटिक्स इज मच डिफरेंट देन व्हाट इज द डायटेटिक्स ऑफ नेचुरोपैथी। जी। सो केवल 5 तत्वों को लेके ये देखा जाए कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सेम है, ये गलत है, दोनों बिल्कुल भिन्न है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत सेशन इतने अपना अच्छा हो गया। हम लोगों से, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने क्वेश्चन भेजते रहे। हमारे पास कई क्वेश्चंस आ चुके हैं और ऑफलाइन भी हमारे पास कई क्वेश्चंस रेडी हैं मैम के लिए और आशुतोष सर के लिए। अभी मैं आशुतोष सर को इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ऑन बोर्ड पर। तब तक मैम मैं थोड़ा सा आपको फ्रेम में से आउट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा वो करें। और थैंक यू वेरी मच, रियली अमेजिंग। आपने आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी का जो कॉम्बिनेशन और उसके जो चीजें हमें बताई है, रियली में सभी दर्शकों के लिए और सभी ऑडियंस के लिए रियली अमेजिंग है और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, मैं जरूर कहूंगा इस चीज को। तो मैं जो है दोस्तों, आप हमारे शो को आप जुड़े, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ में आप देखें कि हमारे शो में बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही जो रिनाउंड लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं, जो 30 साल का अनुभव रखते हैं, आज आपके सामने हैं, आपके साथ हैं, जिससे कि आप जो है उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं, उनके अनुभवों का फायदा उठा सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को, हमारे को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस शो का फायदा उठा पाएं। जो लोग जुड़ रहे हैं वो जरूर अपने क्वेश्चंस हमारे साथ भेजें और हम स्वामी जी और आशुतोष जी और डॉक्टर कटोच मैम जरूर आपके आंसर को लेंगे। और नमस्कार, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत पुराना लंबा इतिहास रहा है, बहुत सारे आप लोगों ने काम किए, रियली उसके लिए मैं आपका नमन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी सेवा आप कर रहे हैं और जो कैदियां, जो कि एक माइंडसेट जिनका होता है, क्योंकि जन्म से तो कोई भी क्राइम में नहीं जाना चाहता, उसकी परिस्थितियां और स्थिति और सिचुएशंस ऐसी बनती है जहां वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं और ऐसा आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे चर्चा वही से स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आपको ये प्रेरणा मिली और कैसे आप वहां पर इन्वॉल्व हुए, कैसे आप उन लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। योगी सर। सर्वप्रथम नमस्कार आप सभी लोगों को और जितने भी हमारे जो श्रोता हैं उन सभी लोगों को, और विश्व योग दिवस की मंगल शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये आज 21 जून विश्व योग दिवस का है और इसी अवसर पर आज हम आप लोगों के साथ हैं। जो आपका सवाल है भंडारी सर कि कैसे, एक बार क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे प्लीज? मैं केवल इतना ही आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब की स्वामी जी कि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, तिहाड़ में आप रेगुलर योगा की क्लासेस दे रहे हैं, प्रेजेंस हैं, जो कैदी हैं उनका आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि जन्म से तो कोई भी क्राइम में नहीं जाना चाहता, सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कई बार, या माहौल ऐसा बनता है या उनकी संगत ऐसी होती है कि जहां वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप कैसे उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे आप उनका करते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है इसमें? देखिए, मेरा ये मानना है, निजी मत है कि कोई भी जो अपराधी है वो माँ के गर्भ से अपराधी नहीं निकलता। हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, घर परिवार ही उसे उस ओर धकेलता है। तो अब उसे सुधारेगा कौन? तो उसकी सुधार करने की जो प्रक्रिया है, एक तो है कि अपराध से अध्यात्म की ओर जो लाने का मार्ग है वह योग है। और योग में यदि यह सत्य घटना है, जैसा हम सबों ने सुना है, सैकड़ों बार, हजारों बार आपने भी सुना होगा कि उंगली माल डाकू का रूपांतरण होता है जी भगवान बुद्ध के द्वारा। बिल्कुल। तो आखिरकार ऐसे बुद्ध आज कहाँ गए? आखिरकार हो क्या रहा है कि इतने उंगली माल हैं और इतने बुद्ध पुरुष हैं। तो इस पर और कार्य करने की जरूरत है ताकि उंगली माल का रूपांतरण हो सके। वैसे नारद जी जैसे ऋषि मुनि की जरूरत है कि रूपांतरण हो सके, और वैसे महर्षि वाल्मीकि का जन्म हो सके। तो इस पर और जरूरत है कार्य करने की, ऐसा मेरा मानना है। और यह बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स सो सिंपल, इट्स सो इजी।
कि उनके भीतर इतनी ऊर्जा शक्ति होती है जो हमारे जाने अनजाने में जिनसे अपराध हुआ और कारागार तक पहुंच जाते हैं, उनके भीतर इतनी ऊर्जा शक्ति है, इतनी ऊर्जा शक्ति है कि वह ऊर्जा शक्ति सही दिशा में न जा करके, पॉजिटिविटी की ओर न जा करके, गलत दिशा में निगेटिविटी की ओर चली गई और वह बड़े से बड़े बाहुबली तक बन जाते हैं। तो इसलिए बस जरूरत है कि उनकी उस ऊर्जा शक्ति को सही दिशा में, अध्यात्म की दिशा में लगा देना, और बस उनका रूपांतरण हो जाता है, उनका कंप्लीटली रिफॉर्मेशन हो जाता है। जब रिफॉर्मेशन हो जाता है फिर बात आती है उनको रिहेबिलिटेट करने की, रीइंटीग्रेट करने की। वो एक सांचा बदल करके, फॉर्मेट बदल करके उनको, हम समाज जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करना चाहता है, उसी को वह कारागार की ओर भेजता है। हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अब हम उनको वहां पर रूपांतरित करके समाज को सौंप देते हैं जी। यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है कि आखिरकार वही व्यक्ति हमारे समाज का एक अंग है। आखिरकार हमारे समाज के लोग उसे क्यों दूर करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं से वह एक डिसिप्लिन को ब्रीच करता है, कानून को तोड़ता है, जिस कारण से वह कारागार तक पहुंचता है। लेकिन कारागार जो है वह मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग है। मेरा यह मानना है कि कारागार से कृष्ण की उत्पत्ति है, कारागार से कृष्ण की उत्पत्ति होती है। इसलिए कारागार से अपराधी नहीं निकलते, कृष्ण की उत्पत्ति है। तो वहां पर जरूरत है और ज्यादा ध्यान देने की, कार्य करने की, और समाज के सभी लोगों को इस पर आना पड़ेगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो जेल भरने की तैयारी कर रही है, हम उन्हें रोक सकें। यह मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य है, जो आज लोभ में, क्रोध में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, नशे में हमारी युवा पीढ़ी बहुत जोरदार तरीके से जेल भरने की तैयारी में है। हमारा मूलभूत उद्देश्य है उन्हें रोकना और अपने समाज को, अपने देश को, अपने पूरे विश्व को सुसंगठित करना, व्यवस्थित। योगी जी, आप जो है वहाँ जो कैदी होते हैं उनके साथ बहुत क्लोजली होते हैं, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हर तरह के कैदी वहाँ पर आप मिलते हैं, उनका बिहेवियर, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग और उनका जो बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि कई लोग तो रेगुलर जो क्राइम में आ जाते हैं उनका वे ऑफ टॉकिंग, ये सब चीजें चेंज हो जाती है। आप उनको एक योगा टीचर बनाते हैं, उनको एक लाइफ में एक रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और कैसे आप इसको आप पूरा करते हैं इसमें? देखिए, मैंने काफी कुछ कार्य जो किया है वो हमेशा से इनोवेटिव रहा है जी। तो हम जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो जेल के अंदर ही बैठ करके करते हैं। जो जब हमने प्रथम विश्व योग दिवस जब मनाया था तो हमको जेल के अंदर ही लगी कि हमको बाहर से अब जेल में योगा टीचर नहीं लाना है, तो हमने वहीं पर जेल में योगा टीचर बनाना शुरू कर दिया। इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और सर्वप्रथम वहां पर हमने पहली बार 108 योगाचार्य तैयार किए, उनको सर्टिफाइड किया और इस पर कई टीवी चैनलों ने, लोकसभा टीवी ने इस पर डॉक्यूमेंट्री तक बना दिया। इस पर उस समय जो तत्कालीन जो डीजीपी थे, जो डीजी प्रिजन थे, आलोक कुमार वर्मा जी थे। तो यह कई अधिकारियों का सहयोग, हमारे जो कैदी और बंदी भाई हैं उनका सहयोग और सभी जेल के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से, और हमारी जो बाहर से जो टीचर जाते हैं अंदर, जो समाज सेवी हैं, जो अपने आप को खास करके लेकर के, तैयार करके लेकर के जाते हैं कि हमें कुछ सेवा करनी है, तो इस उद्देश्य से जो लोग आते हैं उन सबों के सहयोग से हम यह एक प्रारूप, ऐसे ऐसे कई सारे मॉड्यूल हमने किया है कि जेल में कैदियों को योगा टीचर जो है, जो बाहर से आते हैं उनको मुझे ट्रेनिंग देना पड़ता है, और जो जेल के ही कैदी बंदी भाई जब टीचर जब हम उनको बना देते हैं तो हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, भाषा शैली को समझते हैं, और उनमें टैलेंट तो है ही, सिर्फ उनको और स्किल्ड करने की जरूरत है। और जब वो स्किल्ड हो जाते हैं तो जब तक वो जेल में रहते हैं तब तक उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने वार्ड में, अपने बैरक में, अपने जेल में ही योग की ट्रेनिंग देंगे, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं हम इमीडिएट उन्हें रोजगार देते हैं, एक मान सम्मान देते हैं, ताकि दोबारा वो रिपीट क्राइम में ना जा पाए। जी
यह एक बहुत ही सहज और सुंदर है, बहुत मुश्किल यह कार्य नहीं। जी भंडारी जी। जी आपका वीडियो थोड़ा सा हैंग हो रहा है जी। तो स्वामी जी, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और रियली हमारे समाज को आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम पहला जो आप जैसा बोला कि ऐसे युवा को हम लोगों ने रोकना है ताकि वो जेल भरने का जो उन्होंने सोचा है या जिस तरह से उनकी मानसिकता है, उसको मानसिकता को सही करने की जरूरत है, सही दिशा देने की जरूरत है और आप उस पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप लोग का तहे दिन से धन्यवाद करता हूं, जिस आपकी पूरी टीम का। और साथ ही आप योगा के ऊपर बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं और काफी आपने काम किया है इस पे, तो ऐसे कितने कैदी होंगे, कितने लोग होंगे, क्योंकि 12 साल आपने उसमें तिहाड़ में आप 12 साल से वहां पर उनकी सेवा कर रहे हैं। और 12 सालों में आपका ऐसे कितने लोग बचे हैं जिन्होंने वो किया, और क्या वो जिन लोगों को आपने ट्रेन किया को दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट आपके पास आया कि उन्होंने जो है। सर आवाज साफ नहीं आ रही है। जी स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको स्वामी जी? बिल्कुल नहीं आवाज। स्वामी जी आपकी आवाज आ रही है, कहीं हैंग हो रहा है आपका, शायद कुछ नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है। स्वामी जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? नॉट क्लियर। स्वामी जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज सर बिल्कुल भी सर नहीं आ रही। जी स्वामी जी। जी आपको मेरी आवाज आ रही है स्वामी जी? बिल्कुल नहीं आवाज। स्वामी जी आपकी आवाज आ रही है, कहीं हैंग हो? जी स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। तो स्वामी जी मैं ये जानना जी जी स्वामी जी, बहुत 12 साल से आप तिहाड़ जेल में वो कर रहे हैं और बहुत सारे कैदियों को आपने सिखाया है, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है जो है। क्योंकि आपका सेशन हो गया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन के साथ आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। स्वामी जी हो गया है। स्वामी जी के साथ हम नया सेशन जरूर बहुत जल्द ही रखेंगे और आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्वामी जी से भी इजाजत लेना चाहूंगा। स्वामी जी आपका इस शो में जुड़ने के लिए, अपने थॉट्स, अपने विचार रखने के लिए, अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने के लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। कटोच मैम एंड स्वामी आशुतोष जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम अगली बार स्वामी जी के साथ नए कनेक्शन के साथ बहुत जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और योग को अपनाएं, आयुर्वेद को फॉलो करें। इसी कामना के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नए सेशन के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।